बैंगलोर के सबर्ब्स में एक पुराने कॉलेज कैंपस के अंदर कुछ अजीब और डरावनी चीजें हो रही थी। हर जगह से अजीब आवाजें आ रही थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। करीब 20 साल का पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अयान मेहरा अपनी टीम के साथ अंदर आया। देखने में वो दुबला पतला दिखता था, लेकिन एक स्ट्रिक्ट फिजिकल डिसिप्लिन ने उसकी बॉडी को काफी एथलेटिक बना दिया था। उसकी टीम में उसके बैचमेट्स माया और राज थे, जो उसकी मदद करते थे। अयान ने अपना घोस्ट हंटिंग गियर सेट किया और हर इक्विपमेंट को केयरफुली चेक करने लगा। माया और राज भी अपने डिवाइसेस को चेक कर रहे थे और उनके चेहरे उनके स्क्रीन्स की रोशनी से चमक रहे थे। शिट, कुछ तो अजीब हो रहा है। माया ने अपने ईएमएफ डिटेक्टर को देखते हुए एक्साइटमेंट में कहा, बी केयरफुल गाइज, अयान ने कहा। फिर धीरे धीरे उन्होंने पूरा कैंपस एक्सप्लोर करना शुरू किया। जब वो कैंपस में घूम रहे थे तब उन्होंने अजीब से शैडोज देखे और उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। अयान ने अपना थर्मल कैमरा निकाला और स्कैन करना शुरू किया। कैमरा में तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। तभी एक जोर का धमाका सुनाई दिया, जिसे सुन के सब घबरा गए। शिट, ये क्या था? राज की आवाज थोड़ी सी कांप रही थी। वो सब उस आवाज की तरफ गए तो देखा कि कुछ स्टूडेंट्स प्रैंक कर रहे थे। एक स्टूडेंट ने एक स्टिक उठाई हुई थी और उन्होंने उसी से ट्रैश कैन को गिराया था। सीरियसली? अयान ने गुस्से से कहा। तुम्हें ये फनी लगता है? हाँ। ओए मिस्टर गोस्टबस्टर, थोड़ा चिल कर यार, एक स्टूडेंट ने मजाक उड़ाते हुए कहा। हम बस मजाक कर रहे थे। ये मजाक नहीं है, अयान ने कहा। लोग इसे सीरियसली लेते हैं, तुम लोग हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। स्टूडेंट्स हंसी मजाक करते हुए चले गए और माया और राज ने अयान को शांत करने की कोशिश की, पर अयान का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा था। वो गुस्से में अपना इक्विपमेंट पैक करने लगा। इक्विपमेंट पैक करके अयान वहां से जल्दी से चला गया। कॉलेज के प्रिंसिपल ने उसे वहां पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई कर रोकने के लिए बुलाया था, लेकिन टर्न्स आउट वहां सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स प्रैंक्स पुल कर रहे थे। रात के अंधेरे और खामोशी में अयान अपनी कार ड्राइव करते हुए घर जा रहा था। कार रेडियो से हल्की हल्की आवाज आ रही थी और अयान का दिमाग उसके करियर और पर्पस के बारे में सोच रहा था। पहले के सक्सेसफुल केसेस के फ्लैशबैक उसके मन में आने लगे, पर आज रात जैसे प्रैंक्स ने उसे डिस्टर्ब और फ्रस्ट्रेट कर दिया था। एक रेड लाइट पे रुकते हुए अयान ने देखा कि एक गरीब बड़ी उम्र की औरत उसकी कार के विंडो के पास आ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था। उसने अयान की आंखों में देखकर कहा, परछाइयों से बच के रहना बेटा। अनजान काली शक्तियां सब तरफ हैं, लेकिन वो सिर्फ तुझे ही दिखेंगी। अयान ने उसे इग्नोर करने का सोचा, पर उस औरत ने जो कहा था वो अयान को परेशान करता रहा। घर आकर अयान बेड पर गिर गया। वो बुरी तरह थक चुका था। उसने सोचा कि उससे अब थोड़ा आराम मिलेगा, पर उसकी नींद अजीब और भयानक सपनों से घिरी हुई थी। सपने में अयान ने एक मिस्टीरियस सिंबल देखा जो पिछले कई दिनों से उसके सपनों में रोज आ रहा था। उसका खौफ और भी बढ़ गया। तभी उसने देखा कि एक बर्फीला लेकिन काला हाथ उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। उस हाथ ने अयान के मुंह को बंद कर दिया। अयान का सांस लेना मुश्किल हो चुका था। तभी घुटन के मारे अयान अपनी नींद से अचानक जाग गया। अगली सुबह अयान का रूटीन पूरी तरह डिस्टर्ब था। ब्रेकफास्ट बनाते वक्त उसने काफी सारी चीजें महसूस की, जैसे कि लाइट्स का फ्लिकर होना और पूरे घर में अजीब आवाजों का आना। एक पल के लिए तो उसने मिरर में एक रिफ्लेक्शन भी देखा जो उसका नहीं था। अयान ने सोचा कि ये सब शायद स्ट्रेस और थकावट के कारण हो सकता है। फोकस वापस लाने के लिए अयान अपने होम ऑफिस गया, जो केस फाइल्स, एंशिएंट टेक्स्ट्स और पैरानॉर्मल इक्विपमेंट से भरा था। उसने रिसर्च करना शुरू कर दिया। वो पुराने केसेस को दोबारा देखने लगा और पैटर्न्स खोजने लगा। ये सब करते करते सुबह से शाम हो गई, लेकिन तभी अचानक अयान को एक मिस्टीरियस सिंबल का रेफरेंस मिला, जिसने उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ा दी। पर जैसे जैसे वो उसके बारे में पढ़ता गया, उसे लगा जैसे रूम कुछ सेकंड्स में ही ठंडा हो गया हो। उसे ऐसा लगने लगा कि उस कमरे में कोई आ चुका था, जिसे अयान देख नहीं पा रहा था।
सारे थॉट्स को इग्नोर करके अयान फिर से रिसर्च करने लगा। श्रुति ने देखा कि अयान अपने काम में डूबा हुआ था। अयान स्टॉप इट नाउ ना, इनफ फॉर द डे। श्रुति ने अंदर आते ही अयान को प्यार से कहा। वो अयान को खींचकर रूम से किचन की तरफ ले गई और उन्होंने साथ में डिनर बनाना शुरू कर दिया। अयान को कहीं खोया सा देख श्रुति ने अयान को गले लगा लिया और कहा, यू नो यू आर नॉट अलोन इन दिस अयान। श्रुति ने अयान को और टाइटली हग कर लिया। अयान पहले उसे रोकना तो चाहता था, लेकिन फिर उसने भी सरेंडर कर दिया। उन्होंने एक पैशनेट किस शेयर किया, जो इस सारे क्याओस के बीच अयान के लिए एक अकेला पीसफुल मोमेंट था। पर बिल्कुल तभी माया और राज उनके कमरे में आ गए। उन्हें लास्ट नाइट के पैरानॉर्मल इवेंट्स डिस्कस करने थे और अयान के साथ नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करने थे। माया ने मुंबई के एक नई केस के बारे में अयान को बताया, जहां रेसिडेंट्स रिपोर्ट कर रहे थे कि उनकी हाई राइज बिल्डिंग में कुछ अजीब सी सुपर नेचुरल एक्टिविटीज हो रही हैं। अयान ने हिचकिचाते ही सही लेकिन इस असाइनमेंट को एक्सेप्ट किया, लेकिन मन ही मन उसे अभी भी उस गरीब औरत की वार्निंग याद आ रही थी। मीटिंग खत्म होने के बाद अयान को एक डिस्ट्रेस्ड रेजिडेंट का कॉल आया, वो भी मुंबई की उसी हाई राइज बिल्डिंग से जहां वो और उसकी टीम जाने का प्लान कर रहे थे। उस रेजिडेंट के कॉल ने अयान को सीरियसली लेने पे मजबूर कर दिया। कॉलर ने ये तक बताया कि उसने बिल्डिंग के कॉरिडोर्स में कोई ग्लोविंग आईज वाला एक फिगर देखा है। अयान, माया और राज मुंबई ट्रिप के लिए अपना इक्विपमेंट पैक करने लगे। वो तीनों टेंस थे, पर उनका फोकस इस समय सिर्फ उस हाई राइज बिल्डिंग की मिस्ट्री पर था। अयान का डिटर्मिनेशन साफ झलक रहा था जब उसने केस डिटेल्स बारीकी से रिव्यू की और अपनी टीम को हर पॉसिबल चैलेंज के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। वो तीनों अयान के घर से मुंबई के लिए रवाना होने ही वाले थे जब अयान का बेस्ट फ्रेंड विक्रम वहां आया। विक्रम अयान का बचपन का दोस्त था, अयान से हाइट में कम और वेट में कई ज्यादा। वैसे तो विक्रम हमेशा ही खुश रहता था, खराब से जोक्स क्रैक करता रहता था, लेकिन आज वो कुछ ज्यादा ही सीरियस दिख रहा था। जब श्रुति ने विक्रम के लिए घर का दरवाजा खोला तो विक्रम झट से घर के अंदर आ गया। उसने अंदर आते ही अयान को देखते हुए कहा, अब तुमसे ये सच मैं और छुपा नहीं सकता हूँ। एंड श्रुति, तुम डोंट यू थिंक कि अयान को सच जानने का हक है, स्पेशली जब उसकी जान को खतरा है? श्रुति कुछ कह नहीं पा रही थी। अयान को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और ठीक उसी पल उनके घर की लाइट्स चली गई। इससे पहले कि माया और राज अपने इक्विपमेंट्स स्विच ऑन कर पाते, अचानक अयान की बॉडी हवा में सस्पेंड हो गई, मानो जैसे वो पोजेस हो चुका हो, और उसकी आंखें उसी एंटिटी की तरह चमकने लगी जिसका सामना करने के लिए वो मुंबई जाने वाला था।